नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पाठशाला पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। तो आप लोग को भागना नहीं है, वीडियो पे क्लिक किए होंगे कितना लोग व्हाइट बोर्ड देखेंगे, कितना स्टूडेंट तो वो भाग जाएंगे, सोचेंगे यार व्हाइट बोर्ड पे ये क्या पढ़ाएंगे। तो आज व्हाइट बोर्ड पे ही आज आप लोग को इस तरह से हम केमिस्ट्री पढ़ा देंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो आपको केमिस्ट्री हार्ड नहीं बल्कि ईजी लगेगा। तो एक बार आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक। अगर समझ में आया तो फिर आप पे है, देखिए या ना देखिए। तो व्हाइट बोर्ड देख के भागिए मत। बहुत स्टूडेंट देखते हैं वीडियो पे क्लिक करता है और व्हाइट बोर्ड देखता है तो वो वीडियो छोड़ के भाग जाता है। तो वीडियो में बने रहिए और पढ़िए जो पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको खुद इम्प्रूवमेंट होगा कि हम क्या अभी सीखे हैं, ठीक। देख चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया अगर हम आपको बोले कि ये लीजिए, ये दूध है, ये क्या है, ये दूध का प्याला है, क्या ये दूध है, ठीक। इसमें दूध है, ठीक ना। इसमें आप क्या किए, इसमें आप थोड़ा सा दही गिरा दिए, थोड़ा सा ही दही गिरा दिए, ठीक। थोड़ा सा इसमें क्या किया, दही गिरा दिए। खट्टा चीज़ कोई दही गिरा दीजिए या नींबू का रस, जो भी कोई खट्टा चीज़, कोई भी खट्टा चीज़ हो वो इसमें आप दूध में डाल दीजिए। क्या कीजिए, तो दूध में आप क्या कीजिए, तो कोई भी खट्टा पदार्थ थोड़ा सा डाल दीजिए, डाल दिए, ठीक। इसमें खट्टा पदार्थ डाल दिए। तो इसमें दूध में जब आप कोई खट्टा पदार्थ डालिएगा तो ये क्या होगा, तो ये दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। क्या, तो ये दही बन जाएगा, दही बन जाएगा, दही बन जाएगा। तो दूध में जो आप कोई खट्टा पदार्थ डालिए, ठीक, थोड़ा सा दही ही डाले या नींबू का रस डाले, कुछ भी डाले, कोई भी खट्टा पदार्थ दूध में आप डाले तो वो दही बन गया। तो अब एक बात आप लोग हमको बताइए, ये दही जो बना, ये दही जो बना, क्या इसका जो गुण है, देखिए पहले समझिए। दही जो बना, तो क्या दही को आप फिर दूध बना सकते हैं, दही को आप फिर दूध में ला सकते हैं। तो दही को आप दूध में फिर नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। दही को आप दूध फिर नहीं बना सकते हैं दूध को, लेकिन दही आप बना सकते हैं। दूध को आप दही बना दिए, ठीक। दूध में आप थोड़ा सा कोई खट्टा पदार्थ डाले तो वो दही बन गया। दूध को आप दही बना दिए, दूध से दही बना लिए, लेकिन अब दही से पुनः आप दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक। अगर आपको बोले क्या, आलू लीजिए, आलू को काट दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में काट दीजिए, ठीक है। काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़े में, आलू को काट दीजिए, ठीक है। अब इससे आप बना लीजिए सब्जी। इससे आप क्या बना लीजिए, सब्जी बना लिए। अब आप सब्जी को फिर पुनः आलू में ला सकते हैं, सब्जी को आप फिर पुनः आलू में ला सकते हैं, तो नहीं ला सकते हैं, ठीक। उसी तरह से दही को जिस तरह से आप दूध में नहीं ला सकते हैं, उसी तरह से आलू को भी, सब्जी को भी आप आलू में नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दूध में थोड़ा सा दही डाल के अगर आप दही बनाए, खट्टा पदार्थ डाल के आप दही बनाए, तो क्या ये दही का जो गुण है वो दूध के गुण से अलग है। दूध आपको थोड़ा मीठा लगता है, ठीक। वहीं पे दही जो बना, दूध से जो दही बना वो क्या, आपको थोड़ा खट्टा लगेगा, थोड़ा ना बहुत खट्टा लगेगा दही। आलू बना लिए, ठीक है, आलू का स्वाद अच्छा नहीं लगा, ठीक। आलू से आप सब्जी बना लिए, आलू से आप सब्जी बनाए तो सब्जी खाने में टेस्टी लगा। तो इसका क्या हुआ, इसका गुण भी अलग हुआ, और गुण तो अलग हुआ ही, और जो चीज़ हम बनाए उससे पुनः जो पहले था उसमें, जैसे दूध था तो दूध से दही बनाए, ठीक, दूध से दही बन गया, दही का तो गुण अलग हुआ, ठीक, स्वाद उसका अलग हो गया। लेकिन दही से फिर हम पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या, जब कोई पदार्थ कोई सा भी पदार्थ हो, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिल करके एक नया पदार्थ, क्या, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो इसी को लिखना है। तो समझ गए, इसका परिभाषा सिंपल है, अगर समझ गए तो परिभाषा देना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी को हम लिखने वाले हैं, ठीक। लिखिए इसको लिखिए। जब कोई पदार्थ अकेले
जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कार्बन को, ठीक ना, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जब जलाइएगा तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुआ, ठीक। कार्बन है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, ठीक ना। उसी तरह से अगर आप H2 प्लस Cl2 लिए तो क्या होगा? 2HCl। दो को पदार्थ लिए, दो को पदार्थ हुआ, ठीक, दोनों मिला तो एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया, ठीक ना। तो क्या? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसी जब कोई पदार्थ अकेले होगा या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ यानी कि किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूध से दही बनाए तो दही का गुण अलग हो गया, दही थोड़ा खट्टा होता है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। तो अब यहाँ पे दो बात समझिए, क्या क्या? तो पहला बात समझिए अभिकारक और दूसरा बात समझिए प्रतिफल। दूसरा बात प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल समझिए, ठीक ना। यहाँ पे दो बात समझिए, एक अभिकारक और दूसरा क्या? तो प्रतिफल। अभी आपने क्या किया? अभी आपने देखा क्या? जो दूध लिए, दूध से क्या बना? दही बना। दूध लिए, दूध से दही बना, ठीक। उसी तरह से आपने क्या किया? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया। क्या क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बताइए क्या जल जाएगा? वैसे कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो इसको जो आप जलाए तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला और ये क्या किया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित किया। क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लिए और उसको जलाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित किया। तो ये जो आप लिए, इधर जो आप लिए ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा अभिकारक। ये क्या कहलाएगा? तो ये अभिकारक कहलाएगा, ठीक। इधर जो भी पदार्थ बना वो कहलाएगा प्रतिफल। क्या? तो प्रतिफल। जो पदार्थ लिए हम, जिस पदार्थ से लेके हम कोई काम किए, चाहे कार्बन को लेके हम जलाए, ठीक, कार्बन को जलाए तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो जिस पदार्थ को हम लिए वो हो जाएगा अभिकारक, ठीक। उसके फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण हुआ, कार्बन को जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा प्रतिफल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो प्रतिफल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये लिए और इससे उत्पाद यानी कि बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे आप दूध लिए और दूध से क्या बन गया? तो दही बन गया। दूध लिए आप तो दूध हो गया अभिकारक, और दही बना तो ये हो गया प्रतिफल हो गया।
दही क्या हो गया, तो दही प्रतिफल हो गया। क्या, तो दही प्रतिफल हो गया। दूध क्या हो गया, दूध अभिकारक हो गया। दूध से आप दही बनाए तो दही क्या हो गया, तो प्रतिफल हो गया। चलिए इसको आप समझते हैं परिभाषा के तौर पे। चलिए समझिए अब अभिकारक और प्रतिफल, यानी प्रतिफल या उत्पाद। तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते। क्या, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लिया, ठीक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हम अभिकारक कहेंगे। क्या, जो पदार्थ भाग लिया उसे अभिकारक बताए हैं आप लोग को। और जो पदार्थ बनेगा उसे प्रतिफल या उत्पाद। तो अभिकारक का देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोग को। देखिए जैसे कि आप लोग लिए थे अभी कार्बन को जलाए थे, आप लोग क्या किए, तो कार्बन को क्या किए, जलाए थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था। क्या, तो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये जो हो गया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये क्या होगा, तो ये अभिकारक होगा। क्या, तो अभिकारक होगा, अभिकारक होगा ये। क्या, तो ये अभिकारक होगा, ठीक, अभिकारक होगा। और अभिकारक का प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यही एग्जाम्पल लीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप कार्बन को क्या किए, तो आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये प्राप्त हुआ। क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्पाद या प्रतिफल हो जाएगा। उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल, उत्पाद या प्रतिफल ये हो जाएगा, उत्पाद या प्रतिफल हो जाएगा, ठीक, उत्पाद या प्रतिफल, ठीक। तो समझ गए आप लोग, इतना बात समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है क्या, तो रासायनिक समीकरण। क्या, रासायनिक समीकरण, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण, तो उसको समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं, ठीक ना, रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि आप रासायनिक अभिक्रिया कराए, रासायनिक अभिक्रिया कराए, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन के आपस में अभिक्रिया कराया, तो हमें H2O यानी कि जल की प्राप्ति हो, ठीक। इसको हम ऐसे लिखें। अगर ये क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन और एरो करके जल दिए, ठीक है। तो ये जो हम लिखे, तो ये हम शब्द में लिखे, तो इसको हम कहेंगे शब्द समीकरण, क्या, तो ये इसको हम शब्द में लिखे, इसको क्या किए, तो इसको हम शब्द में लिखे हैं ना, इसको शब्द में लिखे हैं, तो इसको हो जाएगा शब्द समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण आखिर क्यों लाया गया है, रासायनिक समीकरण क्यों लाया गया, तो देखिए अगर आप ऐसे लिखिएगा तो फर्स्ट पॉइंट आपका समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट, आपका जो पेज है, यानी कि आपका जो पन्ना है वो ज़्यादा खर्च होगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, तो आपका पन्ना ज़्यादा खत्म होगा, पन्ना खत्म, ठीक। और अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में तो आप ऐसे लिख दिए, इंडिया में, ठीक, आप तो इंडिया में ऐसे लिख दिए। अगर वही इंग्लैंड का आदमी हो गया तो इंग्लैंड का आदमी इसको क्या लिखेगा, हाइड्रोजन को लिखेगा। तो इंग्लिश में वर्ड में गलती हो गया तो उसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन लिखेगा, एरो देगा, जल लिखेगा, जल का क्या होता है, वाटर। तो ये हो गया इंग्लैंड का, ठीक। अब मान के चलिए पाकिस्तान का अगर साइंटिस्ट लिखेगा, वैज्ञानिक लिखेगा, तो वो कैसे लिखेगा, ऐसे, वाटर, ठीक है। इक्की हो गया, पीके हो गया, पाकिस्तान, ठीक। अगर वही चीन का लिखेगा तो वो कैसे लिखेगा, 21 से हो गया, चीन का हो गया, ठीक, चीन का हो गया। तो देखिए क्या किया, तो अपना इंडिया वाले ऐसे लिखे, ठीक, इंडिया का व्यक्ति ऐसे लिखा, ठीक। वही क्या किया,
तो इंग्लैंड का ऐसे और पाकिस्तान का ऐसे और चीन का ऐसे, ये दोनों लिखा हुआ गलत हो सकता है पाकिस्तान और चीन का, लेकिन अपना इंडिया तो सही है, ठीक ना। तो क्या क्या, तो मान के चलिए अगर इंडिया का साइंटिस्ट कुछ लिखा केमिस्ट्री के बारे में, अगर कुछ लिखा, कोई भी रिएक्शन लिखा, तो वो क्या होगा, तो वो पाकिस्तान वाले जो साइंटिस्ट होगा उसको नहीं समझ में आएगा। काहे कि तो इंडिया वाले लिखेगा हिंदी में तो उसको समझ में नहीं आएगा। वही अगर इंग्लैंड का लिखेगा तो इंग्लैंड का तो सब कुछ चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है, हर एक जगह पढ़ा जाता है। अगर कोई चीनी का व्यक्ति साइंटिस्ट लिखा तो वो अदर जगह समझ में नहीं आएगा। तो इसी को पहला बात इसमें, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या, तो सब साइंटिस्ट एक जगह बैठा, सोच विचार किया कि नहीं इसको जो है ना, इसको जैसे हाइड्रोजन लिखे, ऑक्सीजन लिखे, इससे जल बनाए, तो इसको ऐसे नहीं, इसका जो संकेत होगा या संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H हुआ तो हाइड्रोजन का संकेत हम H देंगे, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन का संकेत O होता है तो O देंगे, एरो का चिन्ह। उसके बाद जल का संकेत नहीं होता है, जल का सूत्र होता है क्या, H2O, तो H2O देंगे, ठीक ना। तो सब साइंटिस्ट मिलकर यही सोचा, इसी कारण रासायनिक समीकरण को, सब समीकरण को हम रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बात है उसमें हमको लिखने में हमको समय कम लगा, सेकेंड बात उसमें पन्ना का बचत हुआ, थर्ड बात मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि पूरा वर्ल्ड में सबको समझा जाए, सब साइंटिस्ट को समझा जाए आखिर ये लिखा हुआ क्या है, ठीक, ये लिखा हुआ क्या है। अगर आप देखिए, अगर आपने अभी लिखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आपको समय बहुत ज़्यादा लगा। वही अगर हम इसको रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, हाइड्रोजन का दिए H प्लस ऑक्सीजन का O, इसीलिए H2O। यहाँ पे अब कितना स्टूडेंट को मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाइड्रोजन का संकेत तो सर H होता है, ठीक, ऑक्सीजन का संकेत भी O होता है, तो आप H2 और O2 क्यों लगाए, क्वेश्चन हुआ। हाइड्रोजन का संकेत H और ऑक्सीजन का संकेत तो O होता है, आप बोले अभी संकेत और सूत्र के माध्यम से लिखेंगे, तो फिर ये 2 और O कहाँ से टपक गया, तो इसके बारे में बताते हैं, ये 2 और O क्यों। तो हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन आपका एक गैस है ना, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। तो गैस, जब भी आप गैस लिखिएगा, गैस वाला तत्व, जब भी आप गैस का तत्व लिखिएगा तो उसमें 2 लगाना है, अगर 2 नहीं लगाएगा तो आपका वो समीकरण गलत हो जाएगा, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का H2 लगाते हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है, H+1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, इसका क्या होता है, -2 होता है। तो अगर आप गैस लिख रहे हैं, गैस, तो H2 लगाइए, C2O2 लगाइए, उसमें गैस में 2 लगाते हैं। अगर क्लोरीन गैस है तो उसमें भी Cl2 लगेगा, क्या, तो Cl2 लगेगा, गैस के साथ 2 लगाते हैं, ठीक, 2 लगाते हैं। अब रासायनिक समीकरण का परिभाषा देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या लेते हैं, तो एक साथ अभिकारक लेते हैं और अभिकारक का क्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उसके संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्या, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप लोग को समझा दिए हैं। एग्जाम्पल से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आप लिखिए, अगर आप हिंदी में लिखे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या से जल बना, तो ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, तो ये शब्द समीकरण हो गया, क्या, तो ये शब्द समीकरण हो गया, ठीक ना। वहीं पे देखिए, आप अगर रासायनिक समीकरण लिखते हैं, आखिर रासायनिक समीकरण लिखते हैं क्या, क्यों है, यह भी आप लोग को बता दिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इससे क्या हुआ, तो जल बना, तो ये क्या हो गया, तो ये जो ये अभिक्रिया लिखे हैं, ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया, क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया। अब तो यहाँ तक देख लिए रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आता है क्या कि सर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित, संतुलित और असंतुलित।
कितने रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, पहला देखिए संतुलित, संतुलित, दूसरा क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण ना, रासायनिक समीकरण देखिए डॉट डॉट दे दिया गया। अब देखिए संतुलित और असंतुलित कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। संतुलित और असंतुलित कितने तरह का? 2 तरह का होता है रासायनिक समीकरण। एक पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। देखिए अगर ये तराजू है, ठीक, ये तराजू है, ठीक, तराजू है, तराजू है, तराजू। अभी देखिए और ये दूसरा तराजू है, तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये तराजू जो है, ये तराजू, तो इस तराजू में दोनों तरफ वेट बराबर है, इसीलिए संतुलित है। इसमें हम दे देते हैं 2 kg, इधर भी 2 kg, इसमें 3 kg, लेकिन इधर 5 kg। तो देखिए अगर आप देखिएगा इस तराजू में तो दोनों साइड, दोनों पलड़ा पे वेट समान है। क्या? तो वेट समान है, इसीलिए बराबर है, इसीलिए संतुलित है, समान है, ना थोड़ा सा भी इधर है ना थोड़ा सा भी इधर है। ये क्या है? तो ये समान है, संतुलित है। वहीं दूसरा तराजू में आप देखिए इधर वेट ज़्यादा है और इधर वेट कम है। क्या? तो इधर वेट ज़्यादा है, इस बगल आपका वेट हो गया 3 kg और इस बगल हो गया 5 kg। तो जिस बगल ज़्यादा वेट था है उधर ये तराजू टल्ली मार दिया, यानी कि उधर ये तराजू झुक गया है। तो ये क्या है? तो ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है, ये अपना संतुलन खो दिया, ये असंतुलित है। लेकिन ये वाला जो समीकरण तराजू है ये संतुलित है। तो वही बात है क्या? वही बात है किसमें? तो वही बात है समीकरण में, जिसमें दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर रहेगा, या परमाणु भार बराबर रहेगा, या द्रव्यमान भार बराबर रहेगा। यानी कि दोनों तरफ तत्व का जो है भार अगर बराबर रहेगा तो वो संतुलित होगा। अगर दोनों तरफ भार बराबर नहीं है तो वो असंतुलित होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं क्या संतुलित एवं असंतुलित। चलिए शुरू करते हैं, समझाते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब आप लोग को समीकरण पढ़े तो समीकरण से समझाएंगे, तराजू से नहीं समझाएंगे। समीकरण पढ़े रासायनिक समीकरण तो रासायनिक समीकरण से समझाएंगे, तराजू से नहीं समझाएंगे। तराजू से समझा दिया आप लोग को दिमाग में घुसने के लिए, आप समीकरण से समझाते हैं आप लोग को। देखिए इससे घूमेंगे ना, देखिए आप लोग रासायनिक समीकरण से समझिए कि अगर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया है। क्या? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या अगर आपको पूछे ये संतुलित है तो आप बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। देखिए अब आप लोग एक चीज़ समझाते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक, 1 हाइड्रोजन 1, तो 1 इसका परमाणु संख्या, ठीक। अगर ऑक्सीजन आपको हम बोल दिया, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? ऑक्सीजन 8, ठीक। अगर यहाँ पे हम O2 बोल दिए, O2, तो अब इसका परमाणु संख्या कितना होगा? अब आप हमको इसका परमाणु संख्या बताइए। परमाणु संख्या क्या? तो परमाणु संख्या, ऑक्सीजन एक परमाणु है, अब कितना इसमें संख्या है? तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन, 2 है तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अगर एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होगा?
अगर एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है तो 2 ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होगा? तो देखिए, एक का अगर 8 है तो 2 का 8 गुना 2 यानी कि 16। चलिए, अगर आप ले लीजिए कार्बन, ले लीजिए कार्बन यहाँ पे हम 3 देते हैं, तो अब आप बताइए इसका क्या होगा? एक कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 है, तो 3 कार्बन का, एक कार्बन का 6 तो 3 कार्बन का 6 गुना 3 यानी कि 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक 18। अगर आपको हम अब देखिए, अब आपको हम फंसाते, अब आप नहीं बता पाइएगा। अगर आप बता पाइएगा तो कमेंट में बताइए क्या होगा। अगर 2H 2 लीजिए तो अब इसका हमको परमाणु संख्या आप बता दीजिए, परमाणु संख्या कितना होगा बताइए। आप नहीं बता पाइएगा, जो बता दीजिएगा समझ जाएंगे आप पढ़ रहे हैं, जो नहीं बता पाइएगा उन्हें पढ़ रहे हैं, काहे कि 9th में ही पढ़े हुए हैं, ठीक। तो देखिए इसका, देखिए तो पहले आप ये लिखिए क्या, तो ये क्या है? H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? कितना? एक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पिछुओ 2 अगुओ 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? कितना? 4, 2 गुना 2 4, इसमें गुना 4 से इसका क्या हो जाएगा? 4, ठीक 4। तो परमाणु संख्या आप लोग निकालने के लिए सीख गए। अब यहीं पे अगर हम परमाणु, यहाँ तो आप परमाणु संख्या निकाले, अब यहीं पे हम परमाणु पूछ देंगे तब क्या? परमाणु क्या? परमाणु, ठीक ना। 2 कार्बन का 2 और 3, इसमें अब आप हमको परमाणु बता दीजिए कितना होता है, कितना परमाणु है, कितना परमाणु है बता दे हम। देखिए कार्बन है, कार्बन तो कार्बन में 3 लगा है, यानी कि 3 गो कार्बन, कितना? 3 गो कार्बन। अब पीछे में 2 लगा है, यानी कि गुना, 2 से गुना, इसका परमाणु हो जाएगा 6, क्या? तो 3 दूना 6। अब परमाणु हो गया 6, और वही परमाणु संख्या क्या होगा? तो पहले तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 6, उसमें पहले क्या है? तो गुना ये 2 से कीजिए, उसके बाद गुना 3 से कीजिए, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 तिया 18, ठीक। तो आप लोग परमाणु और परमाणु संख्या समझ गए, ठीक ना। अब परमाणु भार क्या होता है? तो जिसका है ना, तो इसका लगभग दुगना होता है, लगभग दुगना होता है। जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन का लगभग दुगना, यानी कि 6 दूना 12, ठीक 6 दूना 12। तो लगभग मान लीजिए दुगना, 11th में आप लोग पढ़िएगा डिटेल में कितना होता है, नहीं तो इस पे हम आप लोग को समझाएंगे एक वीडियो लाके से किसका कितना भार होता है, ठीक। तो लगभग दुगना होता है, लगभग दुगना। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का, अगर आप देखिएगा हाइड्रोजन इस साइड, तो लिखिए इधर ये क्या हो गया? ये LHS हो गया, क्या? तो ये LHS है, LHS, और ये क्या? तो ये RHS है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हमको LHS में और RHS में दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु भार बराबर होना चाहिए, क्या? तो परमाणु भार बराबर होना चाहिए। तो देखिए LHS में अगर आप हाइड्रोजन लीजिएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो भार, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन है, 2 यानी कि 2 गो परमाणु है। ये परमाणु कौन सा है? तो ये परमाणु हाइड्रोजन वाला परमाणु है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लीजिएगा, ठीक है, लीजिए। तो अगर आप LHS में हाइड्रोजन लिए, RHS में देखिए तो बराबर है क्या? 2 गो है, हाँ RHS में भी परमाणु भार इसका 2 है। अगर इसका परमाणु भार बोले दुना, तो 1 का 6, तो 2 का 6 दूना 12, ठीक बराबर है। इससे दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर है, चलिए अब ऑक्सीजन में देखिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है? परमाणु संख्या 2 है। और अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो परमाणु संख्या 1 है। फंस गए आप लोग, काहे कि आपको क्या बोले? संतुलन मतलब बराबर, तो दोनों साइड बराबर, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन 2 गो है, एक साइड ऑक्सीजन क्या है? तो 1 गो है, तो बराबर ऑक्सीजन नहीं है। इसको क्या करेंगे? तो इसको बराबर करेंगे तब संतुलित होगा। अगर आपको इस साइड 5 kg चीनी दे दिए, इस साइड 3 kg चीनी दिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। आपको हम बोले बाबू इसको संतुलित कीजिए, वैसे हम नहीं लेंगे, संतुलित करके दीजिए। तो आप इधर क्या कीजिएगा? बोलिए रुकिए सर देते हैं। इधर आप 2 किलो चीनी और ला के दीजिएगा इसमें, तो ये क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। तो हम यही बोल रहा है रासायनिक समीकरण, ये हम वैसे नहीं रहेंगे, हम जब तक संतुलित नहीं होंगे हम नहीं रहेंगे। बोल दिया आपको संतुलन, अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो हमको संतुलन कीजिए तब हम रहेंगे। तो अब आपको इसको संतुलन करना होगा, तो संतुलन कर कीजिए। इसको कैसे कीजिएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम मिटाते हैं एक बार पूरा को,
H2O था ना, H2O, तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या बराबर है, परमाणु संख्या, लेकिन बाबू ऑक्सीजन का नहीं है, तो ऑक्सीजन को नहीं करना है। तो अगर देखिए इस साइड ना दूगो है, अगर आपको हम बोल दिए बाबू यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 2, तो यहाँ पे आप 2 लगाए तो इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा। तो अगर आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या बराबर है? तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है। अब इस साइड चलिए, इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड LHS में हाइड्रोजन 2 है, RHS में तो हम ऑक्सीजन को बराबर कर दिए, लेकिन LHS में क्या है, तो अब RHS में हाइड्रोजन बढ़ गया और LHS में हाइड्रोजन घट गया। तो यहाँ पे अगर आप 2 लगा दीजिएगा तो 2 × 2 यानी कि 4। अब देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बराबर हुआ कि नहीं, सो बताइए, हो गया। अब उसी तरह से आप देखिए इसमें मैग्नीशियम में क्या, तो मैग्नीशियम में आप देखिए, गौर से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। मैग्नीशियम इस साइड LHS में देखिए, LHS में देखिए मैग्नीशियम 1, वही RHS में देखिए तो मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन भी 1 RHS में, ठीक, RHS में। यहाँ पे अब देखिए क्या है, तो फिर ऑक्सीजन नहीं है बराबर, 2 गो है 1 गो है, तो अब ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगाइए तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। अब देखिए 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे बात क्या हुआ, मैग्नीशियम जो है ना वो असंतुलित हो गया। क्या, तो मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। तो मैग्नीशियम में क्या कीजिए, 2 से गुना किए ना, तो इस साइड भी 2 से गुना कर दीजिए ना, तो देखिए अब बराबर हुआ, इस साइड भी 2 गो मैग्नीशियम, इस साइड भी 2 गो मैग्नीशियम, इस साइड भी 2 गो ऑक्सीजन, इस साइड भी 2 गो ऑक्सीजन, तो क्या बराबर है? आपसे हम पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बराबर है, यस या नो। तो बराबर है, तो बराबर है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये समीकरण हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण को क्या कहेंगे, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु संख्या या परमाणु भार या द्रव्यमान बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण समझिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जब आप संतुलित समझ गए तो असंतुलित आपको समझने में कहीं भी देर नहीं लगेगा। काहे कि आप असंतुलित को ही ना संतुलित किए हैं, तो जो आपको संतुलित नहीं है वो क्या है, वो असंतुलित है। वो क्या है, तो वह असंतुलित है। जो उदाहरण से आपको हम संतुलित समझाए वही उदाहरण से हम आपको असंतुलित समझाएंगे। लिए यहाँ पे H2 + O2 = H2O जल बना, क्या संतुलित है? तो देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 संतुलित है, तो संतुलित नहीं है। अगर संतुलित नहीं है तो क्या है, संतुलित नहीं है तो असंतुलित है। क्या, तो असंतुलित है, क्या असंतुलित है, ठीक ना, असंतुलित, ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। अब बात आया सर, पहले आप असंतुलित जितना भी रासायनिक अभी समीकरण हम देखते हैं सब असंतुलित रहता है, उसको हम संतुलित क्यों करते हैं? असंतुलित को संतुलित, असंतुलित को संतुलित क्यों करते हैं सर, क्यों करते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित हम इसलिए करते हैं क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कोई भी अभिक्रिया होने पर ना ही तो द्रव्यमान का यानी कि लॉस होता है ना ही गेन होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कि
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें द्रव्यमान का न ही निर्माण होगा और न ही विनाश होगा। तो उसी नियम को हम पूरा करने के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, ठीक, संतुलित करते हैं। अब देखिए, अब आप लोग को सिखाएंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए ढेर सारा रासायनिक समीकरण लाएंगे और वो असंतुलित फॉर्म में रहेगा और उसको संतुलित फॉर्म में हम करेंगे। तो वो इस क्लास में नहीं करेंगे, अगर इस क्लास में करेंगे तो आपका चैप्टर का लेक्चर लंबा हो जाएगा, उसको खत्म होने में देर लग सकता है। इसीलिए एक अलग से स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। अगर जिस बच्चा को भी प्रॉब्लम होगा, जो 9th में नहीं सीखा होगा वो सीख सकते हैं, जो सीख लिया है वो अच्छी बात है, ज़्यादा समझते होंगे। तो चलिए दूसरे वीडियो में हम उसको दिखाएंगे, ठीक। तो अब क्या है, अब पढ़ना क्या है सर? तो अब क्या पढ़ना है सर? तो 1 मिनट सर बताते हैं आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए अब क्या पढ़ना है, तो अब पढ़ना है क्या, देखिए आप लोग को हम बता देते हैं कि नोट पूरा बना के लाए हैं, नोट बना के लाए हैं, तब नोट से आप लोग को पढ़ाते हैं। पहले नोट बनाते हैं, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, ये अच्छा है पढ़ाना, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, चालू करते हैं कट कर देते हैं, चालू करते हैं देखते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, भगा देते हैं, ये मास्टरवा क्या पढ़ाएगा व्हाइट बोर्ड पे आपको इस तरह से पढ़ा देंगे कि टॉपर वेरिफिकेशन में आपको घुसा देंगे। ये मेरा जिम्मेदारी है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा तो, यानी कि रेगुलरली पढ़ाई कीजिएगा तो, और नहीं अगर हवाबाजी कीजिएगा तो होबे करेगा वही बात। तो आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़िए या व्हाइट बोर्ड पे पढ़िए, अगर आप हवाबाजी किए तो कुछ नहीं होगा। तो अब आप अपना लोग को पढ़ना है क्या, अपना लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ लिए, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, संतुलित और असंतुलित। अब क्या पढ़ेंगे, तो अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखिए, आप लोग को दिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। प्रकार देखिए, पहला क्या होता है, तो पहला हो जाएगा संयोजन, 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 ठीक। दूसरा हो जाएगा वियोजन या अपघटन, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, तीसरा ऊष्माक्षेपी। चौथा ऊष्माशोषी, चौथा ऊष्माशोषी। पांचवा क्या हो जाएगा, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण। छठा देखिए, छठा, छठा 1 मिनट, छठा उपचयन या अवकरण, सॉरी अपचयन या अवकरण, अपचयन या अवकरण। सातवां हो जाएगा विस्थापन या एकल विस्थापन। आठवां हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। और नौवां हो जाएगा रेडॉक्स। 10वां हो जाएगा उदासन। 11वां हो जाएगा अवक्षेपण। तो देखिए अब क्या यही ना कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो आप लोग को देखिए यहाँ बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है, ठीक। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन या अपघटन, तीसरा है ऊष्माक्षेपी, चौथा है ऊष्माशोषी, पांचवा उपचयन या ऑक्सीकरण, छठा अपचयन या अवकरण, सातवां विस्थापन या एकल विस्थापन, आठवां द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, नौवां रेडॉक्स, 10वां उदासीन, 11वां अवक्षेपण। अब बताते हैं आप लोग को स्टूडेंट को समझने में कहाँ दिक्कत होता है, कौन सा अभिक्रिया स्टूडेंट को नहीं समझ पाता है, और वो हम आपको एकदम इजी लॉलीपॉप की तरह समझा देंगे। आप लोग बस धैर्य बना के क्लास में जुड़े रहिएगा, ठीक। देखिए
बच्चा को दिक्कत होता है एक इस अभिक्रिया में, बता रहे हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण में दिक्कत होता है। उसके बाद चल आइए अपचयन या अवकरण में दिक्कत होता है। उसके बाद विस्थापन या द्विविस्थापन में दिक्कत होता है, ठीक। उसके बाद रेडॉक्स में दिक्कत होता है, ठीक ना। अगर आप यहाँ से देखिएगा, हम आपको संयोजन पढ़ा देंगे तो वियोजन आप खुद पर समझ जाइएगा। ऊष्माक्षरी पढ़ा देंगे तो ऊष्माशोषी, आप देखिए ये दोनों से ये रिलेट है, इससे ये रिलेट है और इससे ये रिलेटेड है, ये दोनों से रिलेटेड नहीं है, सॉरी, ठीक। और ये यही सब जो हम अभी पॉइंट लगाते हैं, ये अभिक्रिया हो गया, इसको हम गेज कहते हैं, जिसमें दिक्कत होता है ज़्यादा स्टूडेंट को। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। देखिए इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा दिक्कत होता है समझने में, तो आपको हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से समझा देंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग मिलिए, इसका लेक्चर 2 में मिलिए, तो आपको हम इस सब समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, ये 11 ठो आपको इस तरीके से हम समझा देंगे, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप समझ लीजिए, अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो आपको कोई भी टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको हम इस तरीके से समझा देंगे कि आप खुद से उसको दूसरे बच्चे को समझा सकते हैं, आप अपनी ट्यूशन में समझा सकते हैं दूसरे बच्चे को अच्छे तरीके से। तो अगर आपको इस क्लास में आप जुड़े तो अब कुछ भी आपको समझ में आया, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।